हेलो गाइज, इस वीडियो में बात करेंगे HFCL लिमिटेड के बारे में। तो एआई एंड डेटा सेंटर से बहुत अच्छा प्रॉक्सी कंपनी निकल के आता है HFCL। तो इस कंपनी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, जो दुनिया के अंदर यहाँ पे डेटा सेंटर को लेके, एआई को लेके ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, एक्सपांशन हो रहे हैं। इससे यहाँ पे सीधा बेनिफिशियल एक प्लेयर है यहाँ पे HFCL। तो हम लोगों ने यहाँ पे जो सीरीज स्टार्ट की है कि एआई एंड डेटा सेंटर के जितने भी प्रॉक्सी कंपनीज हैं, जितने भी अच्छे अपॉर्चुनिटीज है, उसके ऊपर वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं। सबसे पहले हमने टीडी पावर को कवर किया, जो कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो उसको आप लोग यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। देन हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो HFCL को कवर कर रहे हैं, आगे स्टरलाइट को भी कवर करेंगे और भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है एआई एंड डेटा सेंटर्स के अंदर। सो बात करें यहाँ पे HFCL, तो ये कंपनी करती क्या है दोस्तों, ये लोगों के मेनली यहाँ पे 3 सेगमेंट है। पहला सेगमेंट है जहां पे ये लोग यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर केबल बनाते हैं। दूसरा इनका टेलीकॉम का सेगमेंट है, जहां पे ये 5G और वाईफाई के जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो ये लोग यहाँ पे बनाते हैं। और तीसरा इनका सेगमेंट है एरोस्पेस एंड डिफेंस का, जहां पे ये लोग यहाँ पे आर्मी के लिए कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं। वो सारे प्रोडक्ट के फोटोज भी मैं आपको दिखाऊंगा और सारे ही सेगमेंट्स के मैं आप लोगों को जो है वो इंफॉर्मेशन भी एकदम आसान भाषा में समझाऊंगा। लेकिन अभी सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ऑप्टिकल फाइबर की। तो ऑप्टिकल फाइबर और ऑप्टिकल फाइबर केबल होते क्या है बेसिकली। तो दोस्तों, ये जो एआई डेटा सेंटर होंगे या फिर डेटा सेंटर होंगे ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी डेटा ट्रांसफर। मतलब जो यहाँ पे उसके अंदर सर्वर होंगे, उसके अंदर यहाँ पे जो जीपीयू होंगे, उसके अंदर यहाँ पे बहुत ज्यादा डेटा एक दूसरे के अंदर ट्रैवल करेगा, ठीक है। और बहुत स्पीड के साथ डेटा जो है वो ट्रैवल करेगा। स्पीड काफी इंपॉर्टेंट है डेटा सेंटर के अंदर, और उसके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर एंड ऑप्टिकल फाइबर केबल। अब ये ऑप्टिकल फाइबर होता क्या है बेसिकली, तो एक बहुत ही पतली सी तार होती है दोस्तों। हमारा जो बाल होता है ना, उतनी पतली, या फिर कह लो कि जो अपना धागा आता है उतनी पतली एक वायर होती है। उसके अंदर से यहाँ पे लाइट ट्रैवल करती है, और वो यहाँ पे लाइट के थ्रू यहाँ पे डेटा ट्रैवल करता है, और उसके थ्रू यहाँ पे इंटरनेट हमारे तक पहुंचता है। तो ये जो इंटरनेट या फिर डेटा है, उसको ट्रैवल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो वायर है वो ऑप्टिकल फाइबर केबल, ठीक है। जो नॉर्मल अपना कॉपर का जो वायर है ना, वो इतना स्पीड से या फिर इतना डेटा ट्रैवल नहीं कर पाता जितना ऑप्टिकल फाइबर ट्रैवल कर पाता है। तो इस वजह से यहाँ पे डेटा सेंटर के लिए एकमात्र सॉल्यूशन है ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर एंड ऑप्टिकल फाइबर केबल तो सबसे इंपॉर्टेंट है डेटा सेंटर के लिए, इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। और इसी वजह से इसकी डिमांड काफी हाई हो चुकी है पिछले कुछ टाइम से। और ये कौन बनाता है? HFCL बनाता है, मतलब वन ऑफ द कंपनी इंडिया में जो कि ये लोग बनाते हैं। अब यहाँ पे ये जो ऑप्टिकल फाइबर क्या है और ऑप्टिकल फाइबर केबल, दोनों में फर्क क्या है। तो एक तो यहाँ पे पतली सी तार हो गई, जो मैंने आपको बताया बहुत पतली तार होती है, जिसको बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर, एंड उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे जो केबल लगाई जाती है उसको फिर बोला जाता है यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर केबल, ठीक है। तो ये आप लोगों ने सिंपल सा समझ लिया क्यों डेटा सेंटर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ऑप्टिकल फाइबर, क्योंकि जो डेटा है वो काफी स्पीड के साथ और काफी मतलब क्वांटिटी वाइज भी बहुत ज्यादा डेटा ट्रैवल करेगा, बहुत कम टाइम के अंदर, काफी फास्ट स्पीड के साथ। तो दैट्स वाई ऑप्टिकल फाइबर ही एकमात्र सॉल्यूशन है डेटा सेंटर के लिए, और दुनिया भर में डेटा सेंटर के कैपेक्स हो रहे हैं। सो दैट्स वाई ये काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट बन जाता है। अभी दोस्तों बात करते हैं इनके अलग अलग सेगमेंट्स की और प्रोडक्ट की। चलिए यहाँ पे पीपीटी में समझाता हूँ, ध्यान यहाँ पे नंबर्स देखेंगे इनके, कौन कौन यहाँ पे हो चुका है तो उसको डिस्कस करूंगा, एंड यहाँ पे वैल्यूएशंस वगैरह करके मेरे पोर्टफोलियो में ये कंपनी है या नहीं, या फिर यहाँ पे कैसी डील है, वो सब कुछ मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो आइए चलते इनके प्रोडक्ट को और सेगमेंट को डिस्कस करते हैं। सो या दोस्तों, ये टोटल इनके वैसे तो 4 सेगमेंट है, लेकिन मैन अभी जो यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो 3 ही सेगमेंट है। सबसे पहले तो यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर और ऑप्टिकल फाइबर केबल, जो यहाँ पे अलग अलग तरीके के डेटा सेंटर एंड यहाँ पे जो अपना भारत नेट करके प्रोजेक्ट है, जिसमें यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट है कि इंडिया के जो रूरल एरिया है जहाँ पे इंटरनेट नहीं पहुँचा वहाँ तक फाइबर कनेक्टिविटी पहुँचाना, तो उसके लिए भी यूज़ होता है। गवर्नमेंट से भी इनको अच्छा बिजनेस मिलता है, और अमेरिका के अंदर भी अमेरिकन गवर्नमेंट का भी एक प्रोजेक्ट है बीड करके, जिसके तहत उनको भी यहाँ पे शायद 140 बिलियन घरों तक जो है वो ये फाइबर कनेक्टिविटी पहुंचानी है। तो उसके लिए कितना ज़्यादा फाइबर केबल लग जाएगा आप लोग यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हो। तो सबसे बड़ा बिजनेस जो अभी यहाँ पे इनके लिए मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे बड़ा ग्रोथ ड्राइवर बनने वाला है, वो है यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर केबल।
और उससे रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट भी इन्होंने डेवलप किया, जैसे डेटा सेंटर्स में जो असेंबल करने के लिए चीज़ें काम करती है, जैसे प्लास्टिक का ट्रे हो गया जो डेटा सेंटर के इनसाइड यहाँ पे काम करेगा असेंबल करने के लिए चीज़ों को या फिर वायर को, जैसे प्लास्टिक के ट्रे हो गए या फिर कैसेट्स हो गए, ये सारी चीज़ें भी ये लोग डेवलप कर रहे हैं, नए प्रोडक्ट भी जो आगे यहाँ पे धीरे धीरे ये लोग जो है वो लॉन्च करेंगे। तो एक तो हो गया ये सेगमेंट जो डेटा सेंटर के लिए है। देन टेलीकॉम सेगमेंट में ये पहले से सबसे पुराना सेगमेंट इनके लिए ये है, जहाँ पे लोग क्या कि अपना जो 5G राउटर हो गया, ये सारे राउटर्स एंड उससे रिलेटेड जो इक्विपमेंट होते हैं वाईफाई वगैरह से रिलेटेड, वो ये लोग यहाँ पे बनाते हैं। देन यहाँ पे डिफेंस के अंदर क्या बनाते हैं, एक तो यहाँ पे हैंड ग्रेनेड बनाते हैं, आपने देखा होगा बॉर्डर मूवी में मुंह से निकाल के वो फिल्मों में फेंकते हैं ना बम, ठीक है, वो टाइप बम बनाते हैं डिफेंस के लिए। देन यहाँ पे थर्मल वेपन बनाते हैं। थर्मल वेपन क्या होता है, बेसिकली थर्मल कैमरा होता है जिससे रात में आप दुश्मन को देख सकते हो, ठीक है, मतलब अंधेरे के अंदर भी सामने वाले को आप देख सकते हो। तो ये हमारी आर्मी के लिए ये बनाते हैं और एक्सपोर्ट भी आगे बढ़ने वाला है डिफेंस के अंदर। तो डिफेंस के अंदर भी ये लोग 3000 करोड़ का रेवेन्यू टारगेट कर रहे हैं आने वाले 2-3 साल में। एज ऑफ नाउ इस साल 500 करोड़ कॉन्ट्रीब्यूट करेगा डिफेंस पूरे मतलब रेवेन्यू के अंदर, और आने वाले 2 साल में वो रेवेन्यू यहाँ पे लाइक 3000 करोड़ का हो जाएगा। उसके अलावा और भी यहाँ पे ड्रोन डिटेक्शन रडार भी बनाते हैं, मतलब आसपास कोई ड्रोन नहीं घूम रहा है उसका जो रडार होता है आर्मी के लिए, वो डिफेंस प्रोडक्ट ये लोग एरोस्पेस और डिफेंस के प्रोडक्ट ये लोग बनाते हैं। कुछ नए प्रोडक्ट इनके यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे आउटडोर IBR केबल हो गया या फिर यहाँ पे डेटा सेंटर के लिए कुछ और केबल हो गए, ये सारी चीज़ें भी ये लोग यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं, वो यहाँ पे धीरे धीरे लॉन्च करेंगे। और सॉरी ये प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च कर दिया, एक्चुअल में ये अंडर डेवलपमेंट है। जैसे कि यहाँ पे मैरी टाइम पेट्रोल रडार जो डिफेंस के लिए एक प्रोडक्ट है, वो ये लोग बना रहे हैं, अंडर डेवलपमेंट है। देन यहाँ पे होलोकोर ऑप्टिकल फाइबर जो है वो ये लोग बना रहे हैं, थोड़ा सा फास्ट केबल होता है ये ज़्यादा, जिसकी डिमांड काफ़ी हाई है। और दूसरे जो है वो डिफेंस के प्रोडक्ट ये लोग डेवलप कर रहे हैं, जो कि एज ऑफ नाउ अंडर डेवलपमेंट है। आगे जाके जो ये सारी चीज़ें हैं वो आप लोगों को आगे मतलब ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। आगे जाके नए नए प्रोडक्ट चाहे डिफेंस के लिए हो, डेटा सेंटर के लिए हो, ये लोग लॉन्च करते जा रहे हैं। और उसकी आगे हम लोग जो कॉन कॉल में इन्होंने बातें बोली वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी दोस्तों एज ऑफ नाउ इनके नंबर्स देखते हैं हम लोग Q1 के, कैसे नंबर्स कंपनी ने डिलीवर किए हैं। तो टोटल यहाँ पे 1914 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने किया है Q1 FY27 में, जो कि ईयर ऑन ईयर जो टोटल इनकम यहाँ पे ये ऑपरेशनल रेवेन्यू टोटल इनकम यहाँ पे 1946 का है, जो कि ईयर ऑन ईयर लगभग 120% का ग्रोथ है। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर 5 से 6% का ग्रोथ है इन रेवेन्यू। EBITDA इन्होंने ग्रो किया है लगभग यहाँ पे 950% से लगभग यहाँ पे 445 करोड़ का इन्होंने EBITDA किया है, जो कि पिछले साल केवल यहाँ पे 43 करोड़ का ही था। तो लगभग यहाँ पे जो है वो 900 से ज़्यादा % से इन्होंने EBITDA ग्रो किया है। और ये EBITDA इतना क्यों ग्रो हुआ है, तो इनके EBITDA मार्जिन्स बढ़े हैं लगभग यहाँ पे 500 बेसिस पॉइंट से, मतलब 5% आसपास से इनके जो है वो EBITDA मार्जिन्स इंप्रूव हुए हैं। और दैट्स वाई जो ईयर ऑन ईयर तो ये तो मतलब सिर्फ क्वार्टर ऑन क्वार्टर है, ये मार्जिन्स इंप्रूवमेंट तो सिर्फ क्वार्टर ऑन क्वार्टर है। ईयर ऑन ईयर तो पिछले साल केवल 4 to 5% के इन्होंने EBITDA मार्जिन्स रिपोर्ट किए थे। इस क्वार्टर जो है वो 23% प्लस के जो है वो EBITDA मार्जिन्स इन्होंने रिपोर्ट कर दिए है। तो इंप्रूवमेंट ईयर ऑन ईयर तो लगभग 1800 बेसिस पॉइंट से ऊपर का है, 18% ऊपर का इंप्रूवमेंट सिर्फ एक साल में EBITDA मार्जिन्स में। और ये मेनली क्यों है, क्योंकि ज़्यादा टेक लेड प्रोडक्ट इन्होंने बेचे, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रोडक्ट ज़्यादा बेचे इन्होंने, एक्सपोर्ट इनका बढ़ा है, इसकी वजह से इनको ऑपरेटिंग लेवरेज यहाँ पे इतना मिल रहा है। और ये कंपनी कह रही है ये कोई वन ऑफ नहीं है, आगे जाके भी हमारे जो EBITDA मार्जिन है वो सस्टेनेबल है, क्योंकि यहाँ पे ये कोई वन ऑफ नहीं है, यही बिजनेस हम लोग आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं यही मार्जिन के साथ। देन यहाँ पे कंपनी का डेप्रिसिएशन इतना नहीं बढ़ा है, फाइनेंस कॉस्ट जो है वो अभी नहीं बढ़ा है और आगे बढ़ेगा भी नहीं फाइनेंस कॉस्ट, क्योंकि इन्होंने बोला है कि हम लोग आगे कोई डेट मतलब नियर टर्म में नहीं लेने वाले। देन यहाँ पे बात करें यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो 245 करोड़ का इन्होंने यहाँ पे जो है वो प्रॉफिट किया है। लास्ट ईयर कंपनी जो है वो लॉस में थी, तो एक साल के अंदर प्रॉफिटेबल, और वो भी लगभग 250 करोड़ आसपास का पैट एक ही क्वार्टर में कर दिया है, जो कि पिछले साल Q1 के अंदर ये लोग लॉस मेकिंग थे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर लगभग 33% से इनका यहाँ पे जो है वो पैट भी इंक्रीज हुआ है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो या फिर ईयर ऑन ईयर हो, हर जगह बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है यहाँ पे, चाहे प्रॉफिटेबिलिटी में हो, रेवेन्यू में हो, हर जगह। और अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे पैट मार्जिन्स भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी लगभग 372 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट है। और ईयर ऑन ईयर तो आपको पता ही है, लास्ट टाइम तो ये लोग यहाँ पे
लाइक लॉस मेकिंग थे, -3% आसपास के पैट मार्जिन थे, लॉस कर रहे थे लोग। अभी यहाँ पे पैट मार्जिन इनके इम्प्रूव होके लाइक 12.83% के हो चुके हैं। तो अमेजिंग नंबर्स दोस्तों। और अच्छी बात यह है कि कंपनी जो कह रही है कि यही जो रेवेन्यू का रन रेट है ना, मतलब 1900 से 2000 करोड़ आसपास का रेवेन्यू हम हर क्वार्टर में कर सकते हैं। 5 to 10% आगे पीछे रह सकता है, मतलब कोई क्वार्टर हमारा ये रेवेन्यू से ज़्यादा होगा 10%, कोई यहाँ पे 5-10% से कम होगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हो ये लोग आराम से 8000 करोड़ आसपास का रेवेन्यू आराम से इस साल FY27 में आराम से कर सकते हैं। ऑल दो इन्होंने गाइडेंस काफ़ी कंजर्वेटिव दिया है, क्यों आगे बात करेंगे हम लोग इसके बारे में। ऑर्डर बुक की बात करते हैं कंपनी की, तो लगभग यहाँ पे 26,665 करोड़ का इनका टोटल ऑर्डर बुक हो चुका है। ये दर्शाता है कि आने वाले 4 से 5 साल तक जो है वो इनका लाइक ग्रोथ का विजिबिलिटी कितना क्लियर है। और ये जो टोटल ऑर्डर बुक है ना, वो लाइक FY26 का टोटल रेवेन्यू था ना, उससे 5 टाइम्स है। मतलब जितना टोटल रेवेन्यू किया ना, उससे 5 गुना ज़्यादा तो सिर्फ ऑर्डर बुक इनको मिल चुका है। और ये सिर्फ यहाँ पे पिछले कुछ महीनों में इंक्रीज हुआ है डेटा सेंटर में ऑप्टिकल फाइबर केबल के डिमांड की वजह से। बाकी 60+ कंट्रीज़ के अंदर ये लोग यहाँ पे प्रोडक्ट अपने भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। 80 से ज़्यादा मार्की कस्टमर्स हैं इनके पास, जो बड़ी बड़ी यहाँ पे हाइपर स्केलर कंपनीज़ हैं वो भी इनके साथ काम करते हैं, ठीक है। एंड बाकी ये सारे प्रोडक्ट के बारे में तो हम लोग बात कर ही चुके हैं, ठीक है। हाँ, डाइवर्सिफिकेशन भी अच्छा है दोस्तों यहाँ पे। अगर आप लोग कैटेगरी वाइज देखोगे आप लोग, तो नेटवर्क वाला जो बिजनेस है इनका हो या फिर यहाँ पे लाइक प्रोडक्ट वाला बिजनेस हो, ओवरऑल काफ़ी अच्छा डाइवर्सिफिकेशन है। कस्टमर वाइज भी देखोगे आप लोग तो गवर्नमेंट से बिजनेस कम है, प्राइवेट प्लेयर से बिजनेस ज़्यादा अच्छा है। ये अच्छी बात है, क्योंकि गवर्नमेंट से आप बिजनेस ज़्यादा करोगे, आपके ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ जाएंगे, आपका वर्किंग कैपिटल में प्रेशर आएगा। लेकिन इनका जो है वो गवर्नमेंट से कम बिजनेस आता है और लाइक प्राइवेट प्लेयर से ज़्यादा आता है, ये अच्छी बात है। और बाकी टोटल ऑर्डर बुक सिर्फ यहाँ पे क्वार्टर ही कितना इंक्रीमेंट है आप देख सकते हो। क्वार्टर फॉर FY26 में जो है वो 21,000 करोड़ आसपास का ऑर्डर बुक था, वो अभी सीधा 26,000 का हो चुका है। और अभी तो ये Q1 का नंबर है, अभी तो ये 28,000 करोड़ से ज़्यादा का तो इजीली हो गया होगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली ये लोग कह रहे हैं कि हमारा ऑर्डर बुक इतना तेज़ी से बढ़ रहा है कि हम लोगों को किसको मना करे किसको हाँ कहे वही हमारा टेंशन हो चुका है। मतलब किसी एक को हाँ कहना पड़ता है, एक को ना कहना पड़ता है, इतना ज़्यादा डिमांड है दोस्तों। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो यहाँ से ग्रोथ विजिबिलिटी कितना क्लियर है। तो नंबर्स अच्छे हैं। एंड अब बात करते हैं हम लोग कॉन कॉल की, क्या कुछ यहाँ पे कॉन कॉल में अपडेट्स है, देन यहाँ पे वैल्यूएशंस के बारे में बात करेंगे, एंड देन हम लोग बात करेंगे यहाँ से कि कैसी डील लग रही है आज के दिन में HFCL। सो या कॉन कॉल में सबसे पहले तो इन्होंने यहाँ पे गाइडेंस को रिवाइज किया है। पहले इस कंपनी ने यहाँ पे 20% के गाइडेंस का बोला था ऑल ओवर यहाँ पे टॉप लाइन के ग्रोथ का। अभी सीधा यहाँ पे उस गाइडेंस को डबल कर दिया, 40% के गाइडेंस का इन्होंने बोल दिया। लेकिन ये भी कंजर्वेटिव गाइडेंस है, क्यों उसकी आगे बात हम लोग करेंगे। इससे काफ़ी ज़्यादा ये लोग जो है वो मतलब रेवेन्यू अचीव कर सकते हैं। बाकी ये लोग कह रहे हैं ये जो हम लोग सीधा गाइडेंस को डबल किए वो सिर्फ एक कोई बड़ा प्लेयर से हमको ऑर्डर मिल गया है या फिर लाइक शॉर्ट टर्म कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है, इसकी वजह से हम लोग ये गाइडेंस नहीं बढ़ा रहे। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे मल्टीपल ग्रोथ प्लेटफॉर्म्स हमारे लिए यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं, मल्टीपल टैलेंट्स क्रिएट हो चुके हैं, जिसकी वजह से हम लोग गाइडेंस यहाँ पे जो है वो बढ़ा रहे हैं। देन यहाँ पे इन्होंने डिमांड को लेके बोला कि जो लाइक ऑप्टिकल कनेक्टिविटी की पूरी जो इंडस्ट्री है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है, क्योंकि ये AI डेटा सेंटर क्लाउड कंप्यूटिंग ये सब की वजह से जो है बहुत ज़्यादा डिमांड, मैसिव डिमांड क्रिएट हो रही है। और इतनी ज़्यादा डिमांड क्रिएट हो रही है कि हमने हमारे जो कस्टमर्स हैं उनके साथ इंटरेक्शन किया तो ये चीज़ हम लोग आसानी से कह सकते हैं कि ये जो डिमांड है ना, आने वाले 5 साल तक तो आराम से कंटिन्यू रहेगी और इंक्रीज ही होती रहेगी। क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि अभी तो जो ये डेटा सेंटर वाला जो ग्रोथ है वो मैसिव कैपेक्स हो रहे हैं सिर्फ US के अंदर, लेकिन जैसे नॉर्थ अमेरिका में बहुत ज़्यादा कैपेक्स हो रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे ये यहाँ पे इंडिया में भी पिकअप कर रहा है ये लाइक कैपेक्स। उसके अलावा मिडल ईस्ट अभी थोड़े से लाइक मतलब कंट्रोवर्शियल फेज में, लेकिन वहाँ पे भी धीरे धीरे पिकअप कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है यहाँ पे डिमांड। फिर यहाँ पे यूरोप एंड UK भी कैसे पीछे रह सकते हैं, क्योंकि AI तो सबको चाहिए भाई, ठीक है। सो दैट्स वाई ये लोग कह रहे हैं यहाँ पे कि डिमांड काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, आने वाले 5 साल तो आराम से यहाँ पे ग्रोथ विजिबिलिटी हमको दिख रही है। और धीरे धीरे ये दूसरे देश भी यहाँ पे कैपेक्स करने लगेंगे AI एंड डेटा सेंटर का, तो डिमांड का कोई दिक्कत ही नहीं है लोग कह रहे हैं। और लाइक गवर्नमेंट भी बहुत हैवीली ये कम्युनिकेशंस नेटवर्क के लिए कैपेक्स कर रही है, तो ऑप्टिकल फाइबर का डिमांड तो बढ़ने ही वाला है, ठीक है।
देन यहाँ पे एक्सपांशन इन्होंने, क्योंकि इतना ज़्यादा डिमांड है तो कैपेसिटी एक्सपांशन भी इनको करना पड़ेगा। इनका यहाँ पे गोल है 5x इनके कैपेसिटी को करना है आने वाले टाइम में। तो एज ऑफ नाउ यहाँ पे जो है वो 28 मिलियन फाइबर किलोमीटर का इनका यहाँ पे कैपेसिटी है, उसको ये लोग यहाँ पे 34 मिलियन का करने वाले हैं। एंड जो इनका बाय दिसंबर 26, एंड इनका जो ऑप्टिकल फाइबर का केबल का जो फैसिलिटी है, सॉरी कैपेसिटी वो 34 मिलियन किलोमीटर का है, उसको भी ये लोग जो है वो 43 मिलियन किलोमीटर करने वाले। मतलब कॉन्टिन्यूसली यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये लोग जो है वो टोटली कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं। उसके अलावा ये लोग जो है वो डेटा सेंटर के लिए जो इंफ्रा के लिए जो प्रोडक्ट लगते हैं उसको भी ये लोग डेवलप कर रहे हैं। जैसे ये प्लास्टिक के ट्रे हो गए, उसके लिए ये अपना मतलब कैसेट्स वगैरह हो गए जो मैंने आपको पहले बताया। तो डेटा सेंटर के इनसाइड जो प्रोडक्ट लगने वाले वो भी ये लोग यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे ये लोग प्रीफॉर्म के लिए जो है वो पूरा ग्रीनफील्ड एक्सपांशन कर रहे हैं। उसके लिए अभी इन्होंने जगह डिसाइड नहीं की, लेकिन बहुत बड़ा कैपेक्स कर रहे हैं, लगभग 550 करोड़ का कैपेक्स कर रहे हैं। ये ग्रीनफील्ड एक्सपांशन कर रहे हैं प्रीफॉर्म के लिए। प्रीफॉर्म क्या है? प्रीफॉर्म दोस्तों यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर बनाने के लिए एक रॉ मटेरियल है, काफ़ी मतलब क्रिटिकल ये रॉ मटेरियल है, इसको बनाना आसान नहीं है। ये मतलब मान लो कि वर्ल्ड के अंदर केवल 8-9 कंपनीज ही है जो बनाती है। इंडिया के अंदर केवल स्टरलाइट है जो इस प्रीफॉर्म को बनाती है। ये लोग एज ऑफ नाउ जो प्रीफॉर्म है वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं, बाहर से इनको लाना पड़ता है, लेकिन इसका प्रॉपर यहाँ पे बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो प्रीफॉर्म भी ये खुद से अब बनाएंगे। एंड बाकी यहाँ पे जो हाई डेंसिटी वाली जो मल्टी फाइबर टर्मिनल असेंबलीज है या फिर यहाँ पे दूसरे कनेक्टिविटी प्रोडक्ट है, जो मल्टी फाइबर प्रोडक्ट है यहाँ पे डेटा सेंटर के लिए, वो भी ये लोग डेवलप कर रहे हैं। टोटल कैपेक्स ये लोग कितना करने वाले दोस्तों? तो इस साल यहाँ पे FY27 में ये लोग टोटल 640 करोड़ का कैपेक्स करने वाले हैं। एंड देन अगर बात करें तो FY28 में वापस से 615 करोड़ का कैपेक्स करेंगे। तो मोटा मोटा 1250 करोड़ आसपास का कैपेक्स ये लोग करने वाले हैं आने वाले 2 साल में। और उसमें अगर सबसे हैवी कैपेक्स की बात करें तो टोटल जो 1250 करोड़ आसपास का कैपेक्स है उसमें से 580 करोड़ का तो ये ग्रीनफील्ड फैसिलिटी बना रहे हैं प्रीफॉर्म बनाने के लिए, और 215 करोड़ जो ये डेटा सेंटर के नए प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं उसके लिए डालेंगे। ठीक है। देन कंजर्वेटिव गाइडेंस क्यों? मतलब एक एनालिस्ट ने पूछा कि इतना ज़्यादा मतलब टेलविंड है, इतना आपको पता है कि रैपिडली ग्रोथ है, तो आप कंजर्वेटिव गाइडेंस क्यों कर रहे हो, तो इतना कंजर्वेटिव गाइडेंस क्यों दे रहे हो? तो मैनेजमेंट ने बोला कि हम इसलिए कंजर्वेटिव गाइडेंस दे रहे हैं क्योंकि हम मतलब मिनिमल आपको प्रॉमिस करके हमको मैक्सिमम डिलीवर करना है। मतलब मान लो ये वर्ड भी यूज़ किए यहाँ पे मैनेजमेंट ने कि मान लो कि हम आपको बोलते हैं कि हम आपको 1 देंगे और फिर डिलीवर करेंगे 2, तो आप सरप्राइज हो जाओगे, लेकिन आप हम आपको 2 कहेंगे और 1 डिलीवर करके देंगे तो उसमें आपको मज़ा नहीं आएगा। तो हम आपको सरप्राइज करना चाहते हैं। तो ये भी इंटरेस्टिंग बात थी। और इनका मैनेजमेंट भाई मजाक बहुत करता है, मतलब पूरे कॉन कॉल में मजाक ही मजाक था। ठीक है। देन यहाँ पे डिफेंस एंड एरोस्पेस के लिए इन्होंने बोला कि एज ऑफ नाउ इस ईयर यहाँ पे डिफेंस एंड एरोस्पेस वाला जो बिजनेस है वो टोटल रेवेन्यू में 500 करोड़ कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, लेकिन आने वाले 2 साल के अंदर FY29 के अंदर जो है वो 3000 करोड़ का कंट्रीब्यूशन सिर्फ डिफेंस सेक्टर से आएगा। अभी 500 करोड़ का आ रहा है, तो ये वाला इंडस्ट्री भी तेजी से ग्रो हो रहा है। तो अकेला डेटा सेंटर वाला सेगमेंट इनका ग्रो नहीं हो रहा है, डिफेंस भी उतनी तेजी से ग्रो होगा। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे उनका टारगेट है 3000 करोड़ के बाद 5000 करोड़ तक उस रेवेन्यू को ले जाना। ठीक है। बाकी ये लोग कह रहे हैं हम वन स्टॉप सॉल्यूशन बनना चाहते हैं डेटा सेंटर के लिए। मतलब जैसा मैंने बोला आपको, प्लास्टिक के बॉक्सेस हो गए, कैसेट्स हो गए, या फिर ज्वाइंट करने के लिए बॉक्सेस होते हैं, या प्लास्टिक की ट्रे हो, जो भी यहाँ पे डेटा सेंटर के इनसाइड भी जो भी रिक्वायरमेंट वाले प्रोडक्ट हैं वो सारे ये लोग डेवलप करना चाहते हैं। और कोई भी अगर इनके पास कस्टमर आता है, ये लोग कहते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर के लिए कस्टमर आता है ना, तो उनको हम प्रॉपर सॉल्यूशन देंगे, तो वो हमारे पास आएगा। मतलब कस्टमर से उसको अलग अलग जगह से चीज़ें लेना पसंद नहीं है। लोग कह रहे हैं वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा तो हमको ज़्यादा प्रेफरेंस भी मिलेगा वर्ल्ड वाइज। ठीक है। तो वही है, जैसे स्टरलाइट अभी प्रॉपर एक इंटीग्रेटेड प्लेयर बन रहा है एआई डेटा सेंटर का, इसी तरीके से HFCL का भी वही स्ट्रेटजी है। बाकी ये लोग कह रहे हैं डेटा सेंटर से, तो ये इनका पहला ईयर है, पहला साल है जहाँ से डेटा सेंटर से रेवेन्यू आना इनको स्टार्ट हुआ है। ये क्वार्टर 100 करोड़ का इन्होंने यहाँ पे जो है वो रेवेन्यू अचीव किया है एक क्वार्टर के अंदर फ्रॉम द डेटा सेंटर। लेकिन फुल ईयर ये लोग टारगेट कर रहे हैं 800 करोड़ का जो है वो डेटा सेंटर से हमारे रेवेन्यू आएगा। और हम कैपेसिटी 5x इंक्रीज कर रहे हैं, और डेटा सेंटर से जो हमारा रेवेन्यू आ रहा है वो ड्रेस्टिकली सिग्निफिकेंट यहाँ पे इंप्रूव होगा, लाइक क्वार्टर बाई क्वार्टर, ईयर बाई ईयर।
ठीक है, तो यही है। बाकी मार्जिन्स को लेके कंपनी ने यहाँ पे जो है वो वही गाइडेंस दिया है कि ये जो 23% आसपास के EBITDA मार्जिन्स रिपोर्ट किए वो सस्टेनेबल है फुल ईयर के लिए। पहले 20% के EBITDA मार्जिन्स का बोला था इन्होंने इन लाइक Q4 FY26 के कौन कॉल में बोला था फुल ईयर 20% के मार्जिन्स डिलीवर करेंगे। अभी कितना ज्यादा टेलविंड है यहाँ पे, ये कंपनी खुद बोली है 23% के EBITDA मार्जिन्स और वो भी फुल ईयर अभी ये सस्टेनेबल रहेंगे। टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप में भी ये लोग काम कर रहे हैं, जैसे नए नए प्रोडक्ट जैसे हाई डेंसिटी वाले फाइबर केबल है, जैसे यहाँ पे 7000 फाइबर केबल्स वाले जो मतलब फाइबर वाले जो केबल्स है, या फिर 14000 फाइबर वाले जो है वो अंडर डेवलपमेंट है। तो धीरे धीरे ये जो है ज़्यादा प्रीमियम प्रोडक्ट के अंदर भी ये लोग जा रहे हैं। ठीक है, डेट को लेके कंपनी ने बहुत अच्छी बात बोली है। ये लोग बोल रहे हैं यहाँ पे दोस्तों कि जो डेट रेशियो इनका एज ऑफ नाउ, इक्विटी टू डेट रेशियो यहाँ पे 0.3 का है, और कंपनी कह रही है इतना ही रहेगा, हम डेट नहीं लेने वाले आने वाले टाइम में। तो इतना ज्यादा एक्सपेंशन कर रहे हैं, स्टिल बोल रहे हैं कि डेट नहीं लेने वाले हम लोग, दैट्स अमेजिंग यार। ठीक है, सो ओवरऑल यही था दोस्तों। यहाँ पे कौन कॉल डिस्कस कर लिया हमने, नंबर्स डिस्कस किए, बिजनेस मॉडल डिस्कस किए। इनके बारे में कोई भी क्वेरीज है तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हो। अब बात करते हैं मेरे वैल्यूएशंस एंड यहाँ पे कंक्लूजन की। तो देखो, इन्होंने बोला है दोस्तों 40% के ग्रोथ का, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है और कंपनी ने खुद बोला है कि हम कंजर्वेटिव गाइडेंस दे रहे हैं, उससे ज्यादा ही अचीव करेंगे। तो एटलीस्ट यहाँ पे लास्ट ईयर इन्होंने लगभग जो है कितना रेवेन्यू किया था, अराउंड यहाँ पे 4000 से 5000 करोड़ के बीच का रेवेन्यू किया था। ठीक है, एंड इस साल अगर ये लोग मतलब कंजर्वेटिव चले और ये जो इस क्वार्टर के अंदर रेवेन्यू किया वही कंटिन्यू चारों क्वार्टर में इतना ही करते वो लोग, मतलब आराम से उतना तो कर ही लेंगे, क्योंकि 5-10% का आगे पीछे बोल रहे, तो कोई क्वार्टर ऐसा होगा जहां पे 10% इससे ज्यादा रेवेन्यू होगा, तो कहीं पे कम होगा, तो वो ये कवर हो जाएगा। तो कंजर्वेटिव बेस पर जो ये 1900 करोड़ आसपास का रेवेन्यू इन्होंने किया है इस क्वार्टर, उसको हम यहाँ पे फुल ईयर बेस पर ले सकते हैं। हर क्वार्टर के अंदर इतना रेवेन्यू तो ये लोग एटलीस्ट करेंगे। तो यहाँ पे इनका जो है वो आराम से रेवेन्यू निकल के आता है 7700 करोड़ आसपास का, जो कि लाइक टॉप लाइन ग्रोथ निकल के आती है 55% का। ठीक है, एंड उसमें अगर पैट मार्जिन 12% के भी हम लोग पकड़ के निकले, जो Q1 में इन्होंने अचीव किए उससे थोड़े से कम कंजर्वेटिव बेस पर, तो ये लोग यहाँ पे जितना लाइक 950 करोड़ आसपास का ये लोग पैट कर देंगे। तो इनके यहाँ पे मार्केट कैप से उसको डिवाइड करोगे तो इनका फॉरवर्ड पी निकल के आता है 36 का। एज ऑफ नाउ अगर आप लोग देखोगे 61 का पी आपको नजर आ जाएगा, लेकिन ये कम हो जाएगा 36 ऑन अ कंजर्वेटिव गाइडेंस भी। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे कि फॉरवर्ड पी इनका यहाँ पे 36 का आ रहा है, एंड यहाँ पे ग्रोथ 55 का कंजर्वेटिव बेस पर हम लोग ले रहे हैं। कंटिन्यू डेफिनेटली यहाँ पे देखना तो पड़ेगा ही हम लोगों को, मतलब एग्जीक्यूशन डिमांड का तो कोई इश्यू नहीं है। मैनेजमेंट यही कह रहा है, सिर्फ अगर ये मतलब कोई वॉर वगैरह ना हो गया या फिर ये स्विच कैनाल वगैरह बंद ना हो गई, ऐसा कुछ सिचुएशन होता है जो कि एक्सट्रीम सिचुएशन है, तो वो बात अलग है। बाकी बोल रहे हैं कि कोई भी दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो आराम से इतना रेवेन्यू ये लोग करने चाहिए। तो बहुत अच्छी डील एज ऑफ नाउ HFCL नजर आ रही है। मेरे पोर्टफोलियो में क्या है, ये कंपनी एज ऑफ नाउ नहीं है, लेकिन मैं पिछले काफी क्वार्टर से इसको ट्रैक कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपने पोर्टफोलियो में स्टरलाइट को ले रखा था। तो एक कैटेगरी से दो कंपनी लेना थोड़ा सा मेरे को अनकंफर्टेबल लगता है, लेकिन हो सकता है आने वाले क्वार्टर में या फिर हो सकता है थोड़े दिन बाद HFCL मेरे पोर्टफोलियो में हो, क्योंकि मैं काफी बुलिश हूँ इस कंपनी को लेके। पिछले काफी क्वार्टर से जो है वो कंपनी अच्छा डिलीवर कर रही है। तो हो सकता है आने वाले क्वार्टर में जब मैं अपना पोर्टफोलियो का वीडियो बनाऊं, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ पोर्टफोलियो एनालिसिस का वीडियो बनाऊं, लेकिन इस क्वार्टर तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपनीज अभी यहाँ पे पेंडिंग है, और उसके अलावा बहुत ज़्यादा SME अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है जो आपके साथ डिस्कस करनी है। लेकिन आने वाले यहाँ पे Q2 का पोर्टफोलियो एनालिसिस का वीडियो मैं जरूर बना पाऊंगा यहाँ पे पोस्ट Q2 रिजल्ट्स। ठीक है, तो करेंगे। बाकी ओवरऑल अच्छी डील लग रही है, बाकी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आप लोग यहाँ पे अपना एनालिसिस करके अपने जो भी सब्जेक्टिव डिसीजंस है उसको फुलफिल करके ही कोई भी निवेश का डिसीजन लीजिए। बाकी कोई कमेंट्स है या फिर कोई भी आपके व्यूज है, हिंदी इंग्लिश किस में भी आप लोग कमेंट्स कर सकते हो, डेफिनेटली आई विल आंसर। एंड आपके व्यू शेयर करना सीखो, ताकि आप भी सीखो और हम लोगों को भी आपसे सीखने को मिले। एंड लाइक एक दूसरे के बीच का जो इंटरेक्शन है वो जितना बढ़ेगा उतना एक दूसरे को सीखने मिलेगा। ठीक है, मिलता है नए वीडियो में। थैंक्स फॉर दी वॉचिंग।